अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉवल है तुमसे मोहब्बत लाजिम है, राइटर उजाला नाज, एपिसोड 8। वो इस नए घर में आ गई थी और ये उनकी मजबूरी थी। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो वो औलाद के रहमो करम पर होती है, और आज साइमा बेगम भी अपनी औलाद के रहमो करम पर थी। यहाँ सब नॉर्मल थे। निशा अपने माँ बाप के शहर में वापस आ गई थी, इसलिए साहिल के चले जाने के बाद वो अपने मायके चली जाती थी। पीछे साइमा बेगम अकेली रहती थी। जिंदगी बस इसी तरह चल रही थी। वो तन्हा इस पूरे घर में बैठी इर्सा के मुतालिक ही सोचती रहती थी। पहले तो एक उम्मीद थी कि वो इर्सा को देख सकें, शायद कहीं उससे मिल सकें, मगर अब वो शहर छोड़ देने के बाद इर्सा से मिलने की उम्मीद कम हो गई थी। इस वक्त भी वो नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रही थी। इनकी दुआओं का मरकज सिर्फ और सिर्फ इर्सा थी। वो उससे मिलने की दुआएं कर रही थी, साथ ही अपनी खुद खताओं की माफ़ी भी मांग रही थी। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल आजमाइशी हों। कभी कभी पिछली खताओं की सज़ा भी उन तकालीफ की सूरत में मिलती है, मगर इंसान ये बात समझ नहीं पाता। और जब इंसान खुद अपनी खताओं का एहसास नहीं होता तो फिर कुदरत उसे एहसास दिलाती है, और जब कुदरत एहसास दिलाती है तो ये बहुत तकलीफ दे होता है। आज वो भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी। आज इन्हें भी कुछ खताएं याद आ रही थी। शाम हो गई थी और इर्सा अब तक अपने कमरे में बंद थी। इसने सोच लिया था कि जब तक वो शख्स यहाँ से जाता नहीं, वो तब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अब भी वो 8 बजे कमरे से बाहर निकली थी, क्योंकि वो जानती थी कि अफान की फ्लाइट 8 बजे की थी, तो अब तक तो वो जा ही चुका होगा। बाहर आते ही इसने मुलाजमा से अफान के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वो जा चुके हैं। इर्सा ने एक सुकून का गहरा सांस लिया और दादों के कमरे की जानिब गई। मैं अंदर आ जाऊं? इसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर दादों से पूछा। आ जाओ, तुम्हें अंदर आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं है। दादों ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूरत तो है दादो, आखिर मैं हूँ तो एक आउटसाइडर ही ना। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ इसने दादों से कहा और उनके पास आकर बैठ गई। दादों ने बहुत गौर से उसकी जानिब देखा, जैसे वो उसका चेहरा पढ़ना चाह रही हो और जानना चाह रही हो कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। तुम्हारी बात हुई अफान से? दादों ने इसकी जानिब देखते पूछा। किस बारे में? इर्सा दादों की बात का मतलब नहीं समझी थी। मतलब वो जा चुका है, तो क्या तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई उससे जाने से पहले? दोपहर को खाना तुमने ही बनाया था ना उसके लिए? दादों ने आम से अंदाज में कहा। जी, मेरी मुलाकात हुई थी दोपहर में उनसे। इर्सा को अब दोपहर वाली बात याद आई थी। इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े। इसने अपनी गर्दन झुका ली। फिर क्या कहा तो उसने तुमसे? दादों ने एक और सवाल किया। कुछ खास नहीं। इर्सा इन्हें अब क्या बताती? देखो इर्सा, दादों ने इसका हाथ थामा। मैंने तुम्हें बेटी कहा नहीं है, मैं तुम्हें बेटी मानती भी हूँ। और अगर अब तुम मुझे दादो कह रही हो तो तुम्हें अपनी इस दादो से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जिस तरह मैं उसकी दादो हूँ, उसी तरह तुम्हारी भी हूँ। दादो की बात पर इर्सा को हौसला मिला और इसने सर झुकाकर दोपहर को होने वाली सारी बात दादो को बता दी। मुझे समझ नहीं आया दादो, उन्हें इतना गुस्सा किस बात पर आया? इर्सा ने दादो को देखकर पूछा। आओ मेरे साथ, दादो ने खड़े होते हुए उससे कहा। कहा? वो भी खड़ी हुई। अभी मालूम हो जाएगा। दादो अब अपने कमरे से निकलकर दाईं जाने मुड़ी थी। इर्सा भी उनके पीछे पीछे आई। इसने देखा कि दादो उसी कमरे की जानिब जा रही थी। इर्सा के कदम वहीं रुक गए। मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में खौफ था। दादो ने इसे पलट कर देखा। तुम वहां जा नहीं रही इर्सा, तुम्हें मैं लेकर जा रही हूँ। दादो ने कहकर दोबारा उस कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। अब की बार इर्सा इनके पीछे आई थी। कमरे का दरवाजा दादो ने खोला और अंदर आ गई। इर्सा भी इनके पीछे इस कमरे में दाखिल हुई। ये किसका कमरा है?
ईसा ने एक और मर्तबा इस कमरे को चारों ओर से देखकर पूछा। अफान के वालिदैन का। दादू की बात पर इसने चौंक कर उसकी जानिब देखा और जो अब उसी फ्रेम को उठाकर बेड पर बैठ गई थी। उनके वालिदैन? ईसा पूछना चाहती थी मगर इसे अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। वो नहीं जानती थी कि इसे ये पूछना चाहिए या नहीं। आखिर कुछ भी हो, वो इस घर में सिर्फ अपनी जॉब के लिए आई थी। अफान के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। दादो ने इसके अधूरे सवाल का जवाब दिया। कब? वो दादो के पास नहीं आई थी, वो वहीं खड़ी थी। शायद कहीं न कहीं अब भी अंदर से वो डरी हुई थी। जब वो 12 साल का था, उसके वालिदैन की डेथ का उसने बहुत बुरा असर लिया। जानती हो, वो पूरे 1 साल तक डिप्रेशन में रहा था। बिल्कुल खामोश, अकेले रहने वाला। उसे किसी से मिलना या किसी से बात करना पसंद नहीं था। उसने अपने तमाम दोस्तों को भी छोड़ दिया था और उसने आज तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया। वो आज तक अकेला है। दादो इस फ्रेम पर हाथ फेरती हुई कह रही थी। आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे। ईसा ने दादो की जानिब कदम बढ़ाए और उनके पास आकर बैठी। मैं समझ सकती हूँ, माँ बाप का इस तरह हमेशा के लिए दूर चले जाना किसी औलाद को तोड़ सकता है। ईसा ने दादो के हाथ से फ्रेम लेकर वापस उसकी जगह पर रखा। मगर वक्त के साथ साथ वो औलाद आगे भी तो बढ़ जाती है। मगर अफान आज भी वही है। वो वहीं उसी जगह खड़ा है जहाँ उसके बाप की मौत हुई थी। वो आज तक आगे नहीं बढ़ा। दादो ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। उनके वालिदैन की डेथ कैसे हुई थी? ईसा ने एक सवाल किया और दादो खामोश हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ईसा को क्या जवाब दें, सच कहें या नहीं। ईसा ने काफी देर दादो के जवाब का इंतजार किया था, मगर दादो की तरफ से मुसलसल खामोशी के बाद वो समझ गई कि दादो इसे इस बारे में बताना नहीं चाहती। वो जानती थी कि उनका जाती मसला है, इसलिए वो दादो से मजीद सवाल नहीं कर सकती थी। इसने दादो का हाथ पकड़ा। चलें अपने कमरे में चलें, फिर खाना खाते हैं। ईसा ने खड़े होते हुए कहा। हाँ चलो, दादो ने अपने आंसू साफ करके कहा और फिर वो दोनों दादो के कमरे में आ गईं। अभी वो खाना ट्रे लगाकर दादो के कमरे की जानिब जा रही थी कि हाशिर इसके सामने आया। आप आज कहाँ थी मिस ईसा? वो इससे पूछ रहा था। क्या मतलब? मैं सुबह से आपके सामने तो यहाँ आई थी। ईसा को हाशिर के सवाल का मकसद समझ नहीं आया। आप जानती थी कि बॉस ने जाना है, तो आप क्यों नहीं आई नीचे? वो इससे पूछ रहा था और ईसा को अब गुस्सा आया। भला इसका आना इतना जरूरी था कि पहले दादो और अब हाशिर इससे यही बात पूछ रहे हैं? मेरा आना इतना जरूरी तो नहीं था मिस्टर हाशिर, मैं मसरूफ भी हो सकती हूँ। इसके दो टोक जवाब पर हाशिर चौंका। आप ठीक कह रही हैं, मगर बॉस आपका इंतजार कर रहे थे। हाशिर की बात पर ईसा को हैरानगी हुई। उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उसे जवाब देकर वो दादो के कमरे की जानिब चल पड़ी। हाशिर ने इसे पलट कर जाते देखा। लगता है बॉस ने फिर कोई कारनामा किया है, अपने आप से कहकर हाशिर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। जाने रात का कौन सा पहर था जब इसका मोबाइल बजा। वो गहरी नींद में थी। इसने हाथ बढ़ाकर कॉल कट की, मगर अगले ही पल इसका मोबाइल दोबारा बजा। अब इसे गुस्सा आया। अभी थोड़ी देर पहले ही तो महक को बता चुकी थी कि वो ठीक है। अब वो दोबारा क्यों कॉल कर रहा है? क्या है महक, सोने दो मुझे। इसने बिना देखे कॉल रिसीव करके मोबाइल कानों से लगाया। तो आपको नींद में भी महक के ख्याल आते हैं? एक संजीदा और काटती हुई आवाज़ थी और ईसा साजिद इस आवाज़ को पहचानती थी। सिर्फ 2 सेकंड लगे थे ईसा की नींद उड़ने में। सर आप? वो हैरान थी। इसने सामने देखा रात के 2 बज रहे थे। जी मैं, और मुझे आज मालूम हुआ कि आपको इस टाइम मेरे अलावा भी कोई कॉल कर सकता है। अफान के लहजे से अंदाज़ा हो रहा था कि वो गुस्से में था। एक तो ये लड़की जिसकी वजह से वो पूरा दिन परेशान रहा, ये सोच सोच कर के इसने ईसा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। इसे खुद पर अफसोस हो रहा था। और फिर जाने
کہ آخری لمحے تک وہ اس کا روم سے نکلنے کا انتظار کرتا رہا تھا، پر وہ نہیں نکلی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس سے بے حد ناراض ہے۔ پورا دن وہ اس کے لیے پریشان رہا اور دبئی پہنچ کر اس نے سب سے پہلی کال اس لڑکی کو کی جو اس وقت بھی مہک کو یاد کر رہی تھی۔ عفان کا تو دماغ گھومنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ عرصہ کو واقعی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ مہک تمہیں اتنی رات کو کالز کیوں کرتا ہے؟ وہ فوراً ہی آپ سے تم پر آیا۔ وہ نہیں کرتا، یہ کام صرف آپ کرتے ہیں۔ ویسے بھی وہ ایک سمجھدار انسان ہے اور اسے اچھے سے معلوم ہے کہ اس ٹائم کسی بھی لیڈی کو کال نہیں کی جاتی، اور وہ بھی عرصہ ساجد تھی۔ ہاں، اس ٹائم صرف اپنی لیڈی کو کال کی جاتی ہے۔ عفان خالد نے بھی ایک بہترین جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ عرصہ ساجد اس کی اس بات کا کوئی بھی غلط یا صحیح مطلب نہیں نکال سکی تھی۔ کچھ نہیں، تم کہاں تھی سارا دن؟ سی آف کرنے کا خیال بھی نہیں آیا؟ اسے اب اپنی ناراضگی کا خیال آیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھوں، تو میں وہی کر رہی تھی عفان سر۔ عرصہ کا طنز عفان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لایا تھا۔ تو آپ اتنی فرما بردار ہیں اس کسی کی؟ وہ تھکا ہوا تھا، مگر اب عرصہ سے بات کر کے اس کی ساری تھکان جیسے دور ہو رہی تھی۔ مجبوری ہے، عرصہ نے کاندھے اچھلا کر کہا۔ اس شخص پر اسے غصہ تھا، مگر دادوں سے بات کرنے کے بعد اس کے دل میں عفان کے لیے نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اور ایسی مجبوریاں تمہیں ساری زندگی رہیں گی، صرف 1 سال رہے گی، اور اس میں سے 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ عرصہ نے اسے یاد دلایا۔ 11 مہینے باقی ہیں، اور کسے پتا کہ یہ 11 مہینے کبھی ختم ہی نہ ہو۔ عفان کے معنی خیز انداز میں کہا تھا، اور اس بار عرصہ ساجد اس کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ اور کسے پتا کہ یہ 11 مہینے 11 ہفتوں میں ختم ہو جائیں۔ عرصہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ عفان کو جیسے یقین تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عفان خالد کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا سر، کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ عرصہ کی بات پر وہ مسکرایا۔ اسی لیے تو میں سوچتا نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اور اسی لیے آپ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں۔ عرصہ کی بات پر عفان خالد کے چہرے پر الجھن آئی۔ میں نہیں پچھتاتا۔ اسے خود اپنے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ عرصہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے، سو جائیں آپ، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ اسے عرصہ ساجد کا انداز آج کچھ بدلا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس سے اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی، پھر آج وہ اس سے ایسے کیسے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہ اسے بہت اچھے سے جانتی ہو؟ نہیں عرصہ ساجد، تم مجھے کبھی نہیں جان سکتی۔ عفان خالد کبھی نہیں پچھتاتا۔ عفان خالد کبھی نہیں پچھتائے گا۔ عفان نے کہہ کر کمرے کی لائٹ آف کی تھی۔ وہ پورے دن کی روٹین سے تھک گیا تھا، اب وہ سونا چاہتا تھا۔ اب وہ سکون سے سونے لگا تھا، مگر سکون وہ سونے سے کہاں ملتا ہے، اور عفان خالد کو آج کے بعد سکون نہیں ملنے والا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا تھا عرصہ ساجد کے بارے میں، اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں۔ عفان خالد نے بے سکونی سے آنکھیں بند کی تھی۔ عفان کی کال کٹ کر دینے کے بعد عرصہ نے مسکرا کر اپنا موبائل سائڈ پر رکھا۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی، مگر وہ بے سکون نہیں تھی۔ وہ سکون سے لیٹی اب اپنے باس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو آج نہ جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا۔ آج دادوں سے بات کرنے کے بعد عفان خالد پر آنے والا غصہ، وہ ناراضگی سب ختم ہو گئی تھی، اور اب عرصہ ساجد کو عفان خالد کو سمجھنا، اسے جاننا اور اسے سوچنا سب سے اہم لگ رہا تھا۔ اسے عفان خالد کا اصل جاننا تھا۔ وہ سکون سے لیٹی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنے پاپا کو کھویا تھا، وہ بھی اپنی ماں سے دور تھی۔ وہ عفان خالد کا احساس سمجھ سکتی تھی، وہ سمجھ رہی تھی، اور اسی سمجھ میں اسے اس شخص سے ہمدردی ہو رہی تھی۔
ارسا ساجد اس کی ہمدرد بننے جا رہی تھی۔ ارسا ساجد اسے اس غم کو بھلانے میں مدد دینے چاہ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ ہمدردی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو کیا ارسا ساجد محبت کرنے جا رہی تھی؟ اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ دادوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، اتنے میں حاشر بھی وہاں آیا تھا۔ آ جاؤ حاشر، ناشتہ کرو۔ دادوں نے حاشر کو ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حاشر مسکرا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ارسا کی جانب دیکھا۔ کیسی ہیں مسٹر صاحب؟ اس نے ارسا سے پوچھا۔ بہت اچھی ہوں، آپ بتائیں۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ حاشر اور دادوں نے اس کے اس خوشگوار چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لگتا ہے باس کے جانے سے بہت خوش ہیں آپ۔ حاشر نے جوس کا گلاس دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے نہیں، میں کیوں خوش ہوں گی ان کے جانے سے؟ ارسا نے فوراً ہی انکار کیا۔ آخر اس سے کیوں خوشی ہوگی، بلکہ شاید کہیں نہ کہیں اسے تو انتظار تھا باس کی واپسی کا۔ آپ کا موڈ جو آج اتنا اچھا ہے، کل تک تو باس کی وجہ سے آپ بہت غصے میں تھی۔ دادوں نے حاشر کو ساری بات بتا دی تھی، اسی لیے اب ارسا کو اس موڈ میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، مگر اب مجھے ان پر غصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حاشر نے اس سے پوچھا۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ غصہ ہی ختم ہو گیا؟ کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور جب انہیں احساس ہو گیا تو میرا غصہ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا، جبکہ وہاں بیٹھے باقی افراد حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ باس کو احساس ہو گیا؟ کیا مطلب؟ حاشر کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے مجھے کال کی تھی، اور اسی لیے کی تھی کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط کیا۔ ارسا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عام بات سامنے والوں کے لیے کتنی حیران کن ہے۔ باس نے خود کال کی؟ ارسا نے ہاں میں سر ہلایا۔ حاشر نے حیرت سے گردن موڑ کر دادوں کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی، اور پھر دادوں کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے آنکھوں سے ایسے اشارہ کیا تھا جیسے کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا نا۔ حاشر نے حیرت سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو اب ان اشاروں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارسا نے دادوں کی مسکراہٹ اور حاشر کی حیرت کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو، دادوں نے اس سے کہا اور حاشر کو بھی ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ 3 دن گزر گئے تھے، اس کی مہک سے بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ آج عفان نے واپس آنا تھا اور اس نے واپس جانا تھا۔ دادوں کے ساتھ اس کا دل لگ گیا تھا۔ وہ اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ کچھ دن اور یہاں رک جائے، مگر ارسا مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس کے امتحان شروع ہونے والے تھے، اور وہ اب اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا چاہتی تھی۔ اسے آفس سے بھی کچھ دنوں کی چھٹی لینی تھی۔ آج اس نے عفان کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اب اس کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ دادوں کے روم میں آئی۔ کھانا تیار ہو گیا؟ دادوں نے اس سے پوچھا۔ جی، آپ نے جو جو کہا تھا میں نے بنوا لیا ہے، مسکرا کر دادوں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور تم جا رہی ہو پھر؟ دادوں اس سے صبح سے یہی ایک سوال کئی بار پوچھ چکی تھی۔ جی، آج مہد آئے گا مجھے لینے۔ اس کی بات پر دادوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے اور پاپا کے دوست کا بیٹا۔ اس نے دادوں کو مہد کے بارے میں یہی بتانا مناسب سمجھا۔ کل 21 نومبر ہے دادو، اس نے تھوڑی دیر بعد دادوں سے کہا۔ تو وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ باس کی برتھ ڈے ہے کل، آپ کو اگر کوئی کام ہے یا کچھ انتظام کرنا ہے تو کہیں مجھے۔ اس نے مدد کی آفر کی تھی، شاید وہ خود بھی کچھ کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، بلکہ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم غلطی سے بھی اسے وش مت کرنا۔ دادوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ اسے دادوں کی بات عجیب لگی۔ جب سے اس کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس نے اپنی سالگرہ منانا چھوڑ دی ہے۔ بلکہ منانا تو دور، اگر کوئی اسے وش بھی کر لے تو غصہ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے دادو؟ اس میں ان کی تو کوئی غلطی نہیں۔
इरसा को जाने क्यों अफान की इतनी फिक्र हो रही थी। वो जानता है कि उसकी गलती नहीं है, मगर उसने उस वक्त से एक कसम खा रखी है। कैसी कसम? यही यही कि वो कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाएगा, ना ही किसी से विशेष लेगा। दादो के चेहरे पर उदासी थी। वो देख सकती थी कि अफान की वजह से दादो कितनी दुखी है, मगर ऐसा क्यों? उसका उनकी सालगिरह से क्या ताल्लुक? इरसा ने एक और सवाल किया। दादू ने एक नजर इसे देखा, क्योंकि उस दिन वो जिद करके अपने पापा को केक लेने के लिए बाहर ले गया था, और फिर उसी के सामने उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। दादू ने इसकी जानिब देखकर कहा था और इरसा चौंक गई। मतलब कल उनके पापा की डेथ एनिवर्सरी भी है? इरसा की बात पर दादू ने सर हिलाया। कल वो सुबह सुबह अपने पापा की कब्र पर जाएगा और फिर वहाँ से मस्जिद। कल वो गरीबों को खाना खिलाएगा, जहाँ जहाँ जो मददगार मिलेगा उसकी मदद करेगा। कल वो किसी को भी खाली हाथ नहीं वापस जाने देगा। दादू की आंखों से आंसू निकले थे। आप रोए मत, इसने दादू के आंसू साफ करते हुए कहा। वो आने वाले हैं, और अगर उन्होंने आपको इस तरह देख लिया तो मेरी शामत आ जानी है, इसने दादू को मुस्कुराते हुए कहा था। दादू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। इसी वक्त अफान की गाड़ी की आवाज़ दोनों के कानों पर पड़ी। लो आ गए वो, इसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था। अफान खालिद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसने आज वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक कलर के अपर पहना हुआ था। इरसा खालिद को जाने क्यों आज वो पहले से ज़्यादा पुरकशिश लगा। बेख्तियार एक मुस्कुराहट इसके होठों पर आई। वो फौरन पलटी। मैं आप दोनों के लिए चाय लाती हूँ, वो कहकर किचन की जानिब आई थी। वो जानती थी वो फौरन दादू के कमरे की जानिब आएगा, और जाने क्यों वो अभी उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। वो कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर बाद इसने मुलाजमा के हाथों चाय के 2 कप दादू के कमरे में भेजे थे। खुद वो अपने कमरे में आ गई और अब अपना बैग निकाल कर बेड पर रखा। वो अलमारी से सामान निकाल कर बैग में रखने लगी थी। अभी वो सामान रख ही रही थी कि इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अफान अंदर आया। उसने देखा वो सीधा इसी की जानिब आ रहा है। इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे। इन्हें क्या हो गया, इसने सोचा। कैसे हैं आप? वो इसके सामने खड़ा इसे घूर रहा था। सब इसने सवाल किया। आपको परवाह है? काटदार अंदाज में जवाब आया। मैं समझी नहीं। वो वाकई इसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मतलब ये कि मिस इरसा, आप भूल रही हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। मुझे याद है सर, वो अपने पुराने अंदाज में कह रहा था। तो जवाब भी इरसा ने पुराने अंदाज में ही देना था। तो फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपको अपने बॉस को पिक करने आना चाहिए था। पिक करना तो दूर, आपको तो मुझसे मिलने आने की भी जहमत नहीं हुई। उसे गुस्सा था। वो अभी घर आया था और ये मोहतरमा यहाँ से जाने के लिए इतनी बेताब थी कि अभी से बैग पैक करना शुरू कर दिया। ओह, मगर सर उस वक्त तो 8 बज रहे थे, इरसा ने मुस्कुरा कर कहा। तो अफान को इसकी बात समझ नहीं आई। तो ये कि इस वक्त तो मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, तो मैं क्यों आती आपको पिक करने? इरसा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। साफ महसूस हो रहा था कि वो अफान को जानबूझकर तंग कर रही है। आप मेरे घर में रह रही हैं और यहाँ आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी हैं, अफान ने इसे याद दिलाया। जी, और यहाँ रहने वाली ड्यूटी खत्म करके ही तो जा रही हूँ मैं। महद आने वाला है मुझे लेने। इसने अपने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। आप कहीं नहीं जा रही, अफान ने जैसे उसे फैसला सुनाया था। और मैं क्यों नहीं जा रही? इरसा, साजिद को इसके लहजे की तो आदत हो ही गई थी अब। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, कल सुबह आपको खुद छोड़ाऊंगा मैं। अफान की बात पर इरसा को थोड़ी हैरत हुई। आप खुद कैसे जा सकते हैं? इरसा ने इससे पूछा। क्यों नहीं जा सकता मैं? मतलब ये कि आप मेरे बॉस हैं और मेरा बॉस मुझे घर तक छोड़कर आए, ये इससे मेरा इम्प्रेशन कुछ अच्छा नहीं पड़ेगा। बात तो ऐसी नहीं थी, मगर इरसा को अफान के लिए यही जवाब सूझा। इसमें इम्प्रेशन वाली क्या बात है? जब महक तुम्हें छोड़ सकता है तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। तो ये हसद था, इरसा ने सोचा।
अच्छी हैं, बल्कि बहुत अच्छी हैं। यकीन मानो उनके साथ रहकर ऐसा लगा जैसे मामा मुझसे वापस मिल गई हों। वो कहकर खामोश हो गई थी और फिर से उदास हुई। अब उदास मत हो। वैसे भी तुम यकीनन दादों से मिलने तो आती ही रहोगी। वो इससे पूछना चाहता था। हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे वादा किया है। ईर्षा ने खिड़की से बाहर देखा। चलो फिर एक अच्छी सी जगह पर डिनर करते हैं। आखिरी डिनर। महक की बात पर ईर्षा ने चौंक कर उसे देखा। क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद तुम्हारा पहला पेपर है, तो अब घूमना फिरना बंद। इसने ईर्षा को बच्चों की तरह बताया था। हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। ईर्षा ने संजीदा होते हुए कहा। तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी? महक इससे आगे के बारे में पूछ रहा था। कुछ नहीं, जॉब करूंगी बस। ईर्षा ने कहते साथ ही चेहरा मोड़ लिया। मगर तुम्हें कुछ करना चाहिए ईर्षा। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। वो इसे समझाना चाह रहा था। मुझे कुछ नहीं करना महक। मुझे बस उस शख्स से खुद को आज़ाद करवाना है। और ये कैसे होगा, ये मैं तब तक नहीं जान सकती जब तक मैं उसे नहीं जान लेती। इसलिए मुझे कुछ नहीं करना, सिवाय एक बात है। ईर्षा ने इसकी जानिब देखा। क्या काम? इंतजार। ईर्षा के जवाब पर महक ने एक गहरी सांस ली। जाने क्यों इसे लग रहा था कि जैसे ये इंतजार कभी खत्म नहीं होने वाला। जाने क्यों उसका दिल इस मामले में हमेशा से इसे डराता रहता था। महक, थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे जब ईर्षा ने इससे कहा। इसने सवालिया नजरों से इसे देखा। मुझे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, किसी अच्छे से होटल में। क्या तुम कल रात तक ये कर दोगे? ईर्षा ने हिचकिचाते हुए इससे कहा। वो वहाँ से सोच कर तो आई थी, मगर अब महक से कहते हुए इसे अजीब लग रहा था। किसके लिए? उसे थोड़ी हैरत हुई। ऐसा कौन हो सकता है जिसके लिए ईर्षा ये सब करे? बॉस के लिए। जवाब था या धमाका। महक के गले में खाना अटका था और उसे खांसी शुरू हो गई। ईर्षा ने पानी का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे महक ने पी लिया। थोड़ी देर में उसकी खांसी रुकी तो उसने हैरत से ईर्षा की जानिब देखा। तुम अपने बॉस के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करना चाहती हो, वो भी अपनी तरफ से? आर यू क्रेजी ईर्षा? इसे आज ईर्षा पर गुस्सा आ रहा था। वो इतने कम वक्त में उस शख्स के इतने करीब कैसे हो गई कि उसके लिए ये सब कर रही है। महक, मैं ये सब करना चाहती हूँ। दादू से बात करने के बाद मुझे अफान खालिद के बारे में जो कुछ मालूम हुआ है, जाने क्यों, मगर मुझे उसमें अपना अक्स नजर आता है। मैंने अपने पापा को खोया है महक। उसे लगता है कि उसके पापा की मौत का जिम्मेदार वो है, और मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ वो सब ना हुआ होता तो आज पापा जिंदा होते। मैं उसे समझ गई हूँ महक। मेरे पास तुम थे, तुम हो, तुमने संभाला मुझे। उसके पास उसकी एक दादो है और वो इन्हें संभाल रही हैं। मगर जो नेगेटिविटी अफान खालिद के अंदर आ गई है, जाने क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे ख़त्म कर सकती हूँ। वो अपने पापा की बरसी की वजह से अपनी सालगिरह बचपन से नहीं मना रहे, और उनकी दादो उन्हें इस तरह देखकर रोती हैं महक। मैं अपनी माँ के आंसुओं की वजह बनी, और वो अपने दादों के आंसुओं की वजह बन रहे हैं। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। मैं उन्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वो खुशनसीब हैं कि उनके दादो उनके पास हैं, वरना कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। वो कह रही थी, और महक इसे सुन रहा था। ये पहली बार नहीं था कि वो उदास थी। ऐसा कई बार हो चुका था। मगर मैं करूँगा। कल शाम तक सब इंतजामात हो जाएंगे। महक ने इससे मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू महक, मैं जानती थी तुम मुझे समझ जाओगे। ईर्षा ने कहकर अब खाने की तरफ खुद को मुतवज्जो किया, और महक इसे देखता रह गया। हाँ, ये सच था कि वो ईर्षा को समझता था, और आज वो समझ गया था। इसका डर सच साबित हुआ था। इसका दिल सच कह रहा था। ईर्षा साजिद उस घर से तो वापस आ गई थी, मगर वो महक के पास वापस नहीं आई थी। ईर्षा साजिद अब भी उसी घर में थी, उससे दूर।
वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद एक फाइल लेकर बैठी थी। साथ ही हर थोड़ी देर बाद वो सर उठाकर सामने देखती। आज बॉस अब तक नहीं आए थे और इसे मालूम था कि कि आज वो देर से क्यों आएंगे, मगर फिर भी इसे उनका इंतजार था। इसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, मगर वो फिर भी एक कोशिश करना चाहती थी। इसे बॉस से बात करनी थी और इसीलिए वो सुबह से उनकी मुंतज़िर थी। और फिर दोपहर 2 बजे जाकर बॉस ऑफिस आए थे। इसने ग्लास वॉल से देखा। वो आज मामूल से ज़्यादा संजीदा लग रहे थे। उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर आंखों में वीरानी थी। इसे बेख्तियार अपने पापा याद आए। वो समझ सकती थी कि इस वक्त अफान खालिद के दिल में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद इसने एक गहरी सांस ली और फिर वो बॉस के ऑफिस की जानिब आई। सर में आई कम इन, इसने दरवाज़ा नॉक करके कहा। अफान खालिद इस वक्त अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। कम इन, इसने इरसा को आने की इजाज़त दी। वो अंदर दाखिल हुई और चलती हुई इसकी जानिब आ रही थी। सर, आपसे कुछ बात करनी है, इरसा ने इसके सामने खड़े होकर कहा। कहें। अफान खालिद अब मुकम्मल तौर पर इस लड़की की जानिब देख रहा था। वो इस वक्त इसकी सोचों का महवर बस यही एक लड़की हुई थी। मुझे 15 दिन की ऑफ चाहिए, परसों मेरा पेपर है। इरसा ने अपनी बात करके सामने बैठे अफान की जानिब देखा, जो इससे बहुत गौर से देख रहा था, ऐसे जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। सर, उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर इरसा ने इसे दोबारा पुकारा। अफान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सामने ग्लास मिरर की जानिब गया। अब इसका रुख उस दीवार की जानिब था। मैं आपको ऑफ नहीं दे सकता। वो चौंकी थी, मगर वो इसकी बात पर नहीं, उसके अंदाज और उसकी आवाज़ में छुपी उदासी पर चौंकी थी। आई एम सॉरी सर, बट मेरे पेपर्स हैं और आपने कहा था कि आप मुझे ऑफ देंगे। इरसा ने उसे उसकी कही हुई बात याद दिलाई। मेरी एक शर्त है। अफान ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा। क्या? इरसा कभी नहीं समझ सकी थी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप इन 15 दिन में रोज शाम को दादो से मिलने आएंगी और खाना भी उन्हीं के साथ खाएंगी। अफान खालिद ने दादो का सहारा लिया था। वो इसे 15 दिन के लिए ऑफ देना नहीं चाहता था। इसे अब रोज उसे देखने की आदत होने लगी थी, मगर उसे रोज अपने सामने लाने का यही एक अच्छा बहाना था जिसे अफान खालिद ने इस्तेमाल किया था। वो मुझे मिस कर रही होंगी, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। वो चलकर अफान के पास आई। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़े फासले पर खड़े थे, मगर दोनों की नज़रें बाहिर थीं। आज आपके वालिद की बरसी है सर, इरसा ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद कहा। अफान इसकी बात पर हैरान नहीं हुआ था। वो जानता था कि दादो इसे बता चुकी होगी। हाँ, आज उन्हें गए 15 साल हो गए। इसकी नज़रें आसमान की जानिब थी। इरसा ने उसकी जानिब देखा। नहीं सर, उन्हें गए एक दिन भी नहीं हुआ। इरसा की बात पर अफान ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। ठीक ही तो कह रही हूँ, आपने तो एक दिन भी नहीं गुजारा। आप आज भी वही, उसी जगह, उसी वक्त में हैं जब वो यहाँ से गए थे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें 15 साल हो गए गए हुए? ईसा ने उसे देखकर एक सवाल किया, ऐसा सवाल जिसका जवाब अफान खालिद के पास नहीं था। वो मेरे पापा थे। मेरी आंखों के सामने उन्होंने अपनी जिंदगी हारी और मैं कुछ नहीं कर सका। इसने दोबारा आसमान की जानिब देखा, उस छोटे बच्चे की तरह जो कि आसमान के तारों में किसी अपने का निशान ढूंढता है। आप खुश नसीब है सर, क्या आपने कम अज़ कम उन्हें देखा तो था, वरना इस दुनिया में ऐसे बदनसीब भी होते हैं जिन्हें अपनों को उनके आखिरी पल में देखना भी नसीब नहीं होता। तो वो क्या करें? क्या वो भी रुक जाए हमेशा के लिए? ईसा ने इससे एक सवाल पूछा था। अफान खालिद ने देखा, उसकी आंखें नम थीं और वो जानता था इन नम आंखों के पीछे की कहानी। वो जानता था कि वो किस सपने की बात कर रही है और वो ये भी जानता था कि इस सवाल का जवाब क्या था। नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूर बढ़ना चाहिए मिस इरसा, मगर मेरा केस थोड़ा अलग है।
मैं अपने पापा की मौत में कहीं न कहीं खुद को भी कसूरवार मानता हूँ। एक अफ़सोस सा है कि काश मैं उस दिन उन्हें जाने का ना कहता, मगर मुझे केक बनवाना था अपनी पसंद का और मैं ज़िद करके उन्हें लेकर गया था। अफ़ान ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप पहली बार उन्हें ज़िद करके लेकर गए थे? ईर्षा ने एक और सवाल किया। नहीं, अफ़ान ने इसके सवाल पर आम से अंदाज में जवाब दिया। तो फिर आपकी गलती कैसे हुई? गलती तो फिर वक्त और किस्मत की थी ना? ईर्षा की बात पर अफ़ान खालिद के चेहरे के तासुरात बदले। उसने एक नज़र उठाकर उस लड़की की जानिब देखा जो अभी इसे कुछ कह रही थी। वो जो हमेशा होता है, वो अगर अचानक कुछ बुरा करे तो ये गलती नहीं होती सर। गलती तो तब होती है कि कुछ ऐसा हो जाए जो कभी होना ही ना हो। आप कुछ ऐसा करो जिसे कभी करना ही ना हो। आपके साथ कोई ऐसा मज़ाक हो जाए जो आपके किसी अपने की जान ले जाए। गलती तो तब होती है सर। आपसे तो कुछ नहीं हुआ। आप तो मासूम थे, तो गलती नहीं हुई। वो वक्त का फैसला था, वक्त पर ही होना था। ईर्षा इससे कह रही थी और वो उसे सुन रहा था। आपके पापा कहाँ हैं मिस ईर्षा? जाने क्यों और कैसे, मगर अफ़ान खालिद एक ऐसा सवाल कर चुका था जो वो कभी करना नहीं चाहता था। वो वो भी उसी जहान में है जहां आपके पापा हैं। वो मुस्कुराकर बोली थी। कितनी भीगी थी इसकी मुस्कुराहट। कैसे हुई उनकी डेथ? एक और सवाल किया था। दिल में कुछ चुभा था। जमीन ने एक धक्का दिया था, मगर अफ़ान खालिद फिर भी खड़ा इसे देख रहा था। ये सवाल ऐसा था कि जिसका जवाब ईर्षा साजिद के लिए देना इतना आसान नहीं था। वो क्या बताती, क्या जवाब देती इस शख्स को? इसने सोचा वो कुछ नहीं कह सकती। सर अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? इसने थोड़ी देर बाद कहा। अफ़ान का किया गया सवाल वो इग्नोर कर गई थी। हाँ, आज कुछ भी मांग लो। अफ़ान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे अच्छा लगा था उसका ये इजाज़त देने वाला अंदाज। मगर यहाँ नहीं, शाम को। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? एक और सवाल हुआ और ये सवाल अफ़ान को हैरान कर गया। वो उसके साथ जाना चाहती थी, मगर कहाँ? कहाँ? इसने पूछा था। ये मैं आपको शाम में बताऊंगी। ईर्षा ने मुस्कुरा कर उससे कहा। जरूर। वो मुस्कुरा कर इसके ऑफिस से जा चुकी थी और अफ़ान खालिद एक बार फिर आसमान की जानिब देखने लगा था। काश काश ईर्षा साजिद हमारे बीच माजी ना आया होता, तो शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाती। इसने ज़बान से कहा था, मगर दिल जाने वो क्यों चुप था। इसने ज़बान की बात पर रजामंदी नहीं दी थी, मगर ऐसा क्यों था? क्या अफ़ान खालिद की ज़बान गलत कह रही थी? क्या तब भी मोहब्बत नहीं होती, या फिर मोहब्बत तो हो जाती है, मोहब्बत हो गई है? जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर एपिसोड 8 जो है वो ख़त्म होता है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है। नए एपिसोड के साथ में फिर वापस आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।